हाँ तो विद्यार्थियों, पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को 9वां और 10वां क्वेश्चन के बारे में समझाया था, तो अब उसी के आगे से समझाने जा रहा हूँ। तो सभी विद्यार्थी इसको मेहनत से समझें। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 पर, एक मीनार के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब यहां से आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न शुरू होंगे, यानी जो 4 से 6 नंबर में आते हैं। अब यहां पर दो आकृतियां हैं, एक मकान है, एक मीनार है। अभी तक क्या होता था, एक ही आकृति होती थी, या तो केवल मीनार होती थी, या केवल मकान होता था, या केवल पुल होता था, या केवल दीवार होती थी। यहां पर अब दो आकृतियां बनाई जाएंगी और दोनों आकृतियों में यह देखना पड़ेगा कि किस आकृति से उन्नयन कोण किसके लिए बनेगा और किस आकृति से अवनमन कोण किसके लिए बनेगा। तो अब यहां पर थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा और समझ में सबको आएगा। हम आप सभी लोगों को सारी बातें स्टेप टू स्टेप कायदे से समझाएंगे, किसी विद्यार्थी को दिक्कत महसूस नहीं होगी। चलिए देखते हैं। अब यहां पर एक मकान होगा और एक मीनार होगी। सबसे पहली बात हम लोगों को यह निश्चित करना पड़ेगा कि मकान ऊंचाई पर है या फिर मीनार ऊंचाई पर है, यानी इन दोनों में सबसे ऊंचा कौन है। तो फिर से सवाल की लैंग्वेज पढ़ते हैं। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब एक मकान होगा, उसके आधार से यानी नीचे से एक मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश, यानी मकान के आधार से मीनार के शिखर को मिलाना है। उसी मकान के शीर्ष से, यानी अब मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो देखिए बात बिल्कुल साफ है। उसी मकान के शीर्ष से जब मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश बन रहा है, तो मकान का शीर्ष नीचाई पर होगा और मीनार का शीर्ष ऊंचाई पर होगा। अर्थात हम लोग ये समझ सकते हैं कि मकान मीनार से छोटा होगा या मीनार मकान से बड़ी होगी। तो यहाँ पर जो आकृति छोटी होगी उसको इस तरफ बनाएंगे और जो आकृति बड़ी होगी उसको उस तरफ बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक मकान बनाते हैं। मकान का नाम हमने दे दिया AB। ये हो गया मकान और इसके बगल में एक मीनार दर्शा दी जाएगी इस तरह से। अब सवाल में आते हैं, तो मीनार का नाम दे देंगे CD। ये हो गई मीनार। ये मीनार का आधार होगा और ये होगा मीनार का शीर्ष। ये मकान का आधार होगा और ये होगा मकान का शीर्ष। एक मकान के आधार से यानी बिंदु B से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप, यानी मकान का आधार बिंदु B है और मीनार का शीर्ष बिंदु C है। तो यहां से मीनार के शीर्ष को मिला देंगे और इन दोनों के आधार मिला देंगे। तो ये बन गया उन्नयन कोण। कितना दिया हुआ है, 60 अंश। यानी ये मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। उसी मकान के शीर्ष से मतलब बिंदु A से उसी मीनार के शीर्ष का यानी बिंदु C का, तो अब इसको मिला देंगे।
इस तरह से 45 अंश है। तो एक इस पे इस तरह से क्षैतिज रेखा बना देंगे और ये हो गया 45 अंश। मकान तथा मीनार की दूरी 20 मीटर है। आप लोगों को कुछ बातें ये समझनी होंगी कि जैसे एक मकान खड़ा है रोड के इस तरफ और एक मकान रोड के उस तरफ, तो दोनों के जो आधार की दूरी होगी उसी को कहा जाता है इनके बीच की दूरी। तो ये मकान का आधार है और ये मीनार का आधार है। तो इनके बीच की दूरी कितनी दी है? इनके बीच की दूरी दी हुई है 20 मीटर। तो ये 20 मीटर इनके बीच की दूरी हो गई है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी दोनों ही आकृतियों की ऊंचाइयां निकालना है। तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर और मकान की ऊंचाई मान लेते हैं x मीटर। ये हो गई मकान की ऊंचाई x मीटर। ये कोण होगा 90 डिग्री और ये भी कोण होगा 90 डिग्री। ए बी सी डी, यहां पर बिंदु ई नाम दे देंगे। अब जब भुजा बी डी बराबर 20 मीटर है तो ये भुजा ए ई बराबर भी 20 मीटर होगी। क्यों बराबर होगी? देखिए, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि मकान और मीनार दोनों 90 अंश पे खड़े हुए हैं। फिर ये दोनों के को मिला दिया गया तो ये 90 है, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। यानी ए बी डी ई वाला जो भाग है वो एक आयत होगा और आयत में आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो नीचे से भुजा नीचे से भुजा बी डी 20 मीटर है तो भुजा ए ई बराबर क्या होगी? 20 मीटर। अब ये जो ए बी भुजा है ये x मीटर है, तो इसके सामने की भुजा ए डी बराबर भी क्या होगी? x मीटर। अब ये भुजा कितनी होगी? पूरी भुजा है h मीटर, ईडी है उसमें x मीटर, तो जो ऊपर की ये भुजा है ये निकल के आएगी h माइनस एक्स मीटर निकल के आएगी, क्योंकि मीनार ऊंची है और मकान क्या है? नीचा है, यानी मीनार से छोटा है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी ही है। अब इस सवाल में समकोण त्रिभुज देखने पड़ेंगे, तो यहां पर देखते हैं, और वो भी समकोण त्रिभुज वो देखे जाएंगे जिसमें यक्स और यश मिले, यानी मकान की ऊंचाई x और मीनार की ऊंचाई h मिले। सबसे पहले ये त्रिभुज देखते हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा? सी पी डी में। तो जब इस त्रिभुज को देखेंगे तो इस 90 के सामने भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। इस कोण के सामने भुजा क्या होगी? लंब होगी और ये आधार होगी। तो इस समकोण त्रिभुज में आधार हो गया 20 मीटर, लंब हो गया h मीटर। यश हमको निकालना ही है, तो यहां पर क्या लगा देंगे? tan का रेशियो l/a। यहां पर सबसे पहले लिखा क्या जाएगा? जो माना गया वही लिखा जाता है। माना CD एक मीनार है, जिसकी ऊंचाई h मीटर तथा ए भी एक मकान है जिसकी ऊंचाई x मीटर है। अब समकोण त्रिभुज
सी डी डी में, सी डी डी में tan 60 अंश लगा देंगे तो ये होता है L अपान ए। L की वैल्यू कितनी है H और A की वैल्यू कितनी है 20। tan 60 अंश का मान होता है √3 तो ये H अपान 20 हो गया। क्रिया गुणा करा देंगे, यहां से H का मान निकल के आ जाएगा 20 √3। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब दूसरे समकोण त्रिभुज को देखेंगे। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है AEC। इस कोण के सामने भुजा लंब होगी, इस 90 के सामने भुजा क्या होगी कर्ण, और ये भुजा आधार होगी। तो इसमें आधार पता है, लंब ज्ञात करना है। लंब का मान किसके बराबर है H - x के बराबर है। समकोण त्रिभुज CEA में क्या लगा देंगे tan 45 अंश। तो tan 45 अंश बराबर हो जाएगा L अपान A। L का मान है H - x और A का मान कितना है 20। tan 45 अंश का मान होता है 1 तो H - x अपान 20। क्रिया गुणा करा लेंगे तो यहां से H - x बराबर आ जाएगा 20। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब आप लोग देख रहे हैं समीकरण 1 से H का मान किस में रख देंगे समीकरण 2 में। चलिए रखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 में H का मान रखने पर तो जैसे मान रखेंगे तो H का मान कितना है 20√3 -x बराबर 20। अब x को उधर ले जाएंगे 20 को उधर ले आएंगे तो ये 20√3 - 20 बराबर हो जाएगा x। 20 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1 बराबर x, या x बराबर 20 √3 - 1 और इसको लिख देंगे मीटर में। अब सबसे पहली बात, इस सवाल में मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी तो आंसर हिंदी में ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा अतः मकान की ऊंचाई कितनी आ गई 20 √3 - 1 मीटर। अगर आप लोग को √3 का मान रखना है तो यहाँ पे 1.732 रख देंगे और जो दशमलव में आंसर आएगा वो भी सही है। फिलहाल यहाँ तक पर्याप्त आंसर है। और मीनार की ऊंचाई कितनी निकली है 20√3 मीटर, तो यहाँ मीनार की ऊंचाई लिख देंगे। तो इस प्रकार से मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात की गई। अब 12वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अनुवन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। यानी इस सवाल में दो आकृतियां हैं, एक पहाड़ है और एक मीनार है। पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी और आधार का अनुवन कोण 30 अंश और 60 अंश है।
इसका मतलब ये है कि दोनों बार पहाड़ की चोटी से बन रहा है मीनार के लिए कोण, और मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण 360 बन रहे हैं। यानी पहाड़ की चोटी ऊंचाई पर होगी और मीनार की चोटी क्या होगी, नीचाई पर होगी। कुल मिलाकर हम लोग ये कह सकते हैं कि पहाड़ मीनार से ऊंचा होगा तभी मीनार के लिए अवनमन कोण बनेगा। चलिए बनाते हैं चित्र। सबसे पहले एक पहाड़ बना लेंगे। पहाड़ का नाम हो गया AB। ये पहाड़ की चोटी हो गई और ये पहाड़ का आधार हो गया। साठ मीटर ऊंची, यानी पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर। यह पहाड़ की ऊंचाई हो गई 60 मीटर। पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार, तो इस तरह से मीनार को दिखा देंगे। CD, बिंदु C होगा मीनार की चोटी और बिंदु D होगा मीनार का आधार, और CD हो जाएगी मीनार। CD हो जाएगी मीनार। पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण, तो पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी मिला देंगे। अवनमन कोण हमेशा ऊपर से बनता है, और ऊपर कहां से बन रहा है, पहाड़ की चोटी से। तो इसको इस तरह से कर दिया गया और इसको मिला दिया गया। मीनार की चोटी का अवनमन कोण कितना बन रहा है, 30 अंश। तो ये सबसे पहले ऊपर से बनेगा और ये एकांतर कोण के द्वारा यहां 30 अंश हो जाएगा। और आधार के अवनमन कोण, यानी पहाड़ की चोटी से एक बार मीनार की चोटी का बना अवनमन कोण, और फिर पहाड़ की चोटी से क्या बनेगा, मीनार के आधार का अवनमन कोण। इसी पहाड़ की चोटी से मीनार के आधार को मिला देंगे। ये दिया हुआ है 60 अंश, ये हो गया। अब इसको नीचे से मिला देंगे, तो ये ऊपर से 60 अंश है, तो ये नीचे 60 अंश हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई CD क्या मान लेंगे, H मीटर। ये मीनार की ऊंचाई हो गई H मीटर। नीचे की दूरी इतनी नहीं है, इसको मान लेंगे X मीटर। हमने पिछले सवाल में बताया था सब लोगों को कि जो नीचे से दूरी होती है वही क्या होती है, ऊपर से। तो ये ऊपर भी क्या हो जाएगी, X मीटर। अब यहां बिंदु E नाम दे देंगे और पहाड़ को दिखा देंगे 90 डिग्री पे और मीनार को भी दिखा देंगे 90 डिग्री पे। ये भुजा H है, इसके सामने ये भुजा भी क्या होगी, H होगी। तो ये भी H हो गई। अब ये भुजा कितनी हो जाएगी, ये पूरी भुजा है 60 मीटर, ये है H मीटर, यानी भुजा जो AE है ये निकल के आ जाएगी 60 माइनस H। ये क्या निकल के आ जाएगी, 60 माइनस H। कितनी भुजा आ जाएगी, 60 माइनस H, और ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री। अब सवाल में भाषा क्या लिखनी पड़ेगी, इस सवाल में हमें मीनार की ऊंचाई CD ज्ञात करनी है, जिसको H मीटर माना गया, और भुजा BD बराबर क्या माना गया, X मीटर। तो अब इसकी भाषा से शुरुआत करते हैं।
माना CD एक मीनार है, CD एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर तथा BD बराबर x मीटर है। अब यहां पर देखेंगे कि अपने काम के समकोण त्रिभुज कौन से बन रहे हैं। देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ABD। ये भुजा x है और ये भुजा क्या है 60। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है AEC। ये भुजा x है और ये भुजा क्या है 60 - h। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम पहले वो त्रिभुज लेंगे जिसमें कैलकुलेशन क्या है कम हो। तो कैलकुलेशन किसमें कम है, समकोण त्रिभुज ABD में। तो ये पहले समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में कोण के सामने क्या हो जाएगी लंब, 90 के सामने क्या हो जाएगी कर्ण, बच गया आधार। तो आधार निकालना है और लंब पता है, तो यहां पे लगा देंगे tan 60 अंश। ये हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब का मान 60 है, आधार का मान कितना x है। tan 60 का मान होता है √3 60 बटे x। एक का भाग दे देंगे, क्रिया गुणा कराने के बाद x का मान आ जाएगा 60/√3। अब √3 का ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, तो गुणा कराने के बाद ऊपर आ जाएगा 60√3 और नीचे आ जाएगा 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 20 आ जाएगा 20√3। x बराबर क्या आ जाएगा 20√3। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। अब समकोण त्रिभुज AEC में चलिए देखते हैं क्या होगा। इस 90 के सामने ये भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, इस कोण के सामने ये भुजा क्या हो जाएगी लंब, ये आधार हो जाएगी। हमको मीनार की ऊंचाई यानी कि h ज्ञात करना है और आधार पता है, तो चित्र में लंब ज्ञात करना है और आधार पता है। क्या लगा देंगे tan 30 अंश। L/A, L का मान है 60 - h और A का मान है x। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 और ये हो जाएगा 60 - h/x। यहां से त्रिज्या गुणा करा के x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकल के आ जाएगा √3 ब्रैकेट में 60 - h। ये समीकरण सेकंड होगा। अब समीकरण 1 से x का मान किस में रखेंगे 2 में रखेंगे, तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर
यक्स का मान कितना था 20√3, तो 20√3 बराबर √3 ब्रैकेट में 60 माइनस h। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, h बराबर निकल के आ जाएगा 60 माइनस 20, ये 40 मीटर निकल के आएगा। एक विशेष बात, इस सवाल में मीनार पहाड़ से छोटी थी या पहाड़ मीनार से क्या था बड़ा। तो आप लोग देख रहे हैं पहाड़ की ऊंचाई कितनी थी 60 मीटर, अब मीनार की ऊंचाई कितनी निकल के आएगी 40 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई पहाड़ की ऊंचाई से कम निकल के आई है। इस सवाल को हम संक्षेप में समझा देते हैं, उसके बाद 13वां क्वेश्चन कराते हैं। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से एक पहाड़ बना दिया गया जिसकी ऊंचाई 60 मीटर हो गई। पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अनुमान कोण 30 अंश और 60 अंश है, क्योंकि पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी और आधार के लिए अनुमान कोण बन रहा है, इसलिए पहाड़ की चोटी ऊंचाई पर होगी और मीनार की चोटी नीचाई पर होगी। मीनार की ऊंचाई क्या करनी है, तो मीनार की ऊंचाई h मीटर मान ली गई। जब पहाड़ की चोटी से मिलाएंगे तो मीनार की चोटी को मिला दिया गया, ये ऊपर से बनेगा अनुमान कोण, नीचे एकांतर कोण के द्वारा क्या हो जाएगा उन्नयन कोण। दोबारा में इसी पहाड़ की चोटी से मीनार के आधार को मिला दिया गया, ऊपर से अनुमान कोण बनेगा 60 अंश, तो नीचे आने में क्या हो जाएगा उन्नयन कोण 60 अंश। नीचे की भुजा x मीटर मान ली गई, ऊपर भी क्या हो गया x मीटर, ये h है, इसके सामने ये भी h होगी, ऊपर की भुजा निकाल ली गई क्योंकि समकोण त्रिभुज की ये भुजा कंप्लीट करनी थी, वो आ जाएगी 60 माइनस h। अब जो माना जाता है वही लिखा जाता है। माना CD एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर और BD बराबर x मीटर है। इस वाले त्रिभुज को पहले क्यों लिया गया, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम है। उस वाले को बाद में क्यों लिया गया, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है। अतः समकोण त्रिभुज ABD में 90 के सामने क्या हो गई कर्ण, कोण के सामने क्या हो गई लंब, बच गया आधार। तो आधार निकालना है, लंब पता है, क्या लगा देंगे tan 60 अंश। हल करने के बाद यक्स का मान आ गया 20√3 मीटर, समीकरण फर्स्ट। अब ऊपर वाले समकोण त्रिभुज में फिर वही 90 के सामने कर्ण, कोण के सामने लंब, बच गया आधार। तो आधार निकालना है और लंब पता है, क्या लगा देंगे tan 30 अंश। तो इसको हल करने के बाद फिर x का मान निकाल लेंगे और समीकरण 1 से जैसे ही सेकंड में मान रखेंगे तो h का मान निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 12वां सवाल किया। अब 13वां क्वेश्चन हम समझा देते हैं, इसको आपको घर में लगाना है, ये बिल्कुल 12वें की तरह लगाया जाएगा। जैसे आप लोगों ने 12वां क्वेश्चन किया है सेम उसी प्रोसेस पे 13वां क्वेश्चन किया जाएगा। चलिए देखते हैं 13वें क्वेश्चन में क्या है। सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित एक मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अनुमान कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें चित्र आप लोग कैसे बनाएंगे, यहां पर मकान की ऊंचाई 10 मीटर दी हुई है, सड़क के एक तरफ मकान होगा, एक तरफ मीनार होगी। इस सवाल में मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अनुमान कोण 45 अंश और 60 अंश बनेंगे। इसका मतलब यह है कि मीनार का शिखर मकान के शिखर से ऊंचाई पर होगा, तो मीनार को ऊंचा बना देंगे, मकान को नीचा बना देंगे। और मीनार की चोटी से मकान की चोटी का अनुमान कोण 45 अंश बन जाएगा और मीनार की चोटी से मकान के आधार का अनुमान कोण 60 अंश बन जाएगा। तो इसी प्रकार से यह चित्र बनेगा। बस अंतर क्या है, यहां पर 13वें सवाल में मकान की ऊंचाई दी है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसी सेम प्रोसेस से ये सवाल कर लेंगे। मीनार की ऊंचाई h मीटर मान ली जाएगी, नीचे की ऊंचाई x मीटर मान ली जाएगी,
ऊपर भी x हो जाएगी। अब यहाँ मकान की ऊंचाई कितनी दी हुई है, यहाँ पर मकान की ऊंचाई दी है 10 मीटर, तो इसके सामने ये भी 10 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा h माइनस 10, क्योंकि मीनार ऊंची है, मकान क्या है, नीचा। एक त्रिभुज इस तरह से बनेगा, एक त्रिभुज ऊपर इस तरह से बनेगा। इसी प्रकार से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर ली जाएगी। अब अगली क्लास में हम इससे भी और अच्छे सवाल के बारे में आपको समझाएंगे। बहुत से विद्यार्थी इस टॉपिक को कठिन मानते हैं, तो हम उन सभी विद्यार्थियों को सलाह देते हैं कि आप लोग अगर बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट कायदे से समझेंगे तो ये किसी विद्यार्थियों को दिक्कत महसूस नहीं होगी। सभी विद्यार्थी बड़ी आसानी से इस ऊंचाई दूरी के सवाल लगा ले जाएंगे। आगे कंपटीशन की तैयारी में भी ये बहुत पूछी जाती है, इसलिए सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से समझें और ये बिल्कुल कठिन नहीं है। अगली क्लास में आपको हम थोड़े इंटरेस्टेड क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसको घर में मेहनत से लगाइए।